जय हिंद साथियों, सीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एनवायरनमेंट सीरीज की एक नई क्लास। दोस्तों, आप सब जानते हैं कॉम्पिटिशन वॉर यूट्यूब चैनल पर हम एनवायरनमेंट की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिसमें हमने अभी तक 16 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। आप सभी जाकर के एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी हिट करिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। दोस्तों, एक नया अनाउंसमेंट ये है कि अभी हमने रिसेंटली मोटिवेशनल सीरीज इस चैनल पर स्टार्ट की है, तो उसे भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो ओजोन लेयर पर संबंधित है कि ओजोन डिप्लेशन क्यों होता है, यानी कि ओजोन परत का जो क्षरण है वो क्यों होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है और ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझने का प्रयास करते हैं ओजोन डिप्लेशन, यानी कि ओजोन परत का क्षरण क्यों हो रहा है। दोस्तों, ओजोन परत वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली कई परतों में शामिल जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल है, उसके अंदर एक लेयर है और जो कि दोस्तों क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। अब दोस्तों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा बस हमें 1 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद आपको चित्रों के माध्यम से जो वायुमंडल की सभी लेयर्स हैं उसको भी हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत क्या है दोस्तों? तो वायुमंडल में गैसों की एक सुभेद्य पेटी है, यानी कि वल्नरेबल स्ट्रिप है। पृथ्वी के लिए ये दोस्तों नेचुरल सनस्क्रीन का काम करती है, यानी कि आपकी स्किन को, जो पृथ्वी में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनकी स्किन को सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी हानिकारक किरणें होती हैं उससे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की क्या करती है, रक्षा भी करती है। क्या? ओजोन लेयर, ओजोन परत। दोस्तों, ये सूर्य की जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, ए, बी और सी। इन सभी किरणों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अब अगर किरण ए और बी की बात करें तो ये त्वचा के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और अगर हम जो किरण सी है उसकी बात करें तो ये इन दोनों ए और बी से भी खतरनाक होती है। तो आई होप आपको ओजोन परत थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है या कम समझ में आ रहा है तो बस क्लास को शांतिपूर्वक देखते रहिए। जब क्लास खत्म होगी तो आप समझेंगे कि हमने न सिर्फ ओजोन परत समझा, चित्रों के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। तो आप इतना समझिए कि ओजोन लेयर जो होती है वो 2 मंडलों में पाई जाती है, एक समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। तो जो हमारा पृथ्वी है उससे ऊपर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो पहली जो हमारी लेयर है वो क्षोभ मंडल ही पाई जाती है। तो दोस्तों, जनरली एग्जाम के अंदर अगर हमसे एक स्टेटमेंट पूछा जाए कि क्या ओजोन परत सिर्फ समताप मंडल में पाई जाती है, तो इस स्टेटमेंट को आप गलत करिएगा, क्योंकि ओजोन लेयर न सिर्फ समताप मंडल में बल्कि क्षोभ मंडल के अंदर भी पाई जाती है और दोनों मंडलों में जो ओजोन लेयर होती है उनका काम अलग अलग होता है। तो इसको समझिएगा। तो समताप मंडल में 90% निचली परत में ये पाया जाता है। समताप मंडल की निचली परत में 90% ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि 15 से 30 किमी के बीच होती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल के अंदर। इस क्षेत्र की दोस्तों ओजोन जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी से परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की जो है रक्षा भी करती है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जो ओजोन लेयर क्षोभ मंडल में पाई जाती है, तो ये ओजोन जो है बाकी ओजोन का सिर्फ 10% भाग है। इसे हम बुरा ओजोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वायु को प्रदूषित करती है और स्मॉग के निर्माण में मदद करती है, जो हमारे रेस्पिरेशन यानी कि श्वास लेने के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है उसको हम बैड ओजोन या बुरा ओजोन कहते हैं। अब दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से हम वायुमंडल की सभी लेयर्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी से जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको इस तरह से लेयर्स मिलेंगी, जिसमें पहली लेयर आपको मिलती है क्षोभ मंडल। इसे हम कहते हैं
ट्रोपोस्फियर, और दूसरी परत हमारी है समताप मंडल जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी परत है मध्य मंडल जिसे हम मेसोस्फियर कहते हैं, उसके बाद है ताप मंडल जिसको हम थर्मोस्फियर बोलते हैं, उसके बाद है वाह्य मंडल जिसको हम एक्सोस्फियर बोलते हैं जो हमारे अंतरिक्ष का एक हिस्सा है। इन सभी लेयर्स को अलग अलग दूरी के हिसाब से, जैसे क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर की रेंज में पाया जाएगा ऊपर की ओर, और समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर तक ऊपर की ओर समताप मंडल पाया जाता है। अच्छा, समताप मंडल की खास बात यह है कि आप लोग जाने रहिएगा, जो वायुयान होते हैं वो जनरली समताप मंडल में ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसमी जो परिस्थितियां हैं वो सबसे अनुकूल होती हैं। और दोस्तों इसी मंडल के अंदर समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। उसके बाद ऊपर की तरफ 50 से 85 किलोमीटर तक मध्य मंडल, फिर 85 से 600 किलोमीटर तक ताप मंडल यानी कि थर्मोस्फियर, उसके बाद जो है दोस्तों 600 किलोमीटर से आगे जो है 10,000 किलोमीटर तक आपको बाह्य मंडल या एक्सोस्फियर या जो अंतरिक्ष है वो देखने को मिलता है। तो आई होप आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब थर्मोस्फियर में देखिए आपको बहुत सारे जो है आपको मिल जाएंगे, जो है हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो ये थर्मोस्फियर का हिस्सा है। अब दोस्तों सनलाइट में हमने बताया था अल्ट्रा वायलेट वेव्स यानी कि परावैंगनी किरणें ए, बी और सी के बारे में। हमने कहा था कि सबसे खतरनाक जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो होती है सी, लेकिन ए और बी जो होती हैं वो पृथ्वी पर जब पहुंचती हैं तो हमारी जो स्किन्स होती हैं उसके लिए बहुत खतरनाक होती है। और दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर में स्थित ये जो ओजोन लेयर होती है वो इन अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देती है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसलिए जो है कि हमारे इकोसिस्टम की इन सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं उनसे रक्षा हो पाती है। आप देख रहे हैं सरफेस लेवल का ओजोन जो परत है वो स्मॉग बनाता है, ये ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल का हिस्सा होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो हमारी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है, ये जो स्ट्रेटोस्फियर में होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे वायुयान वगैरह पाए जाएंगे। यहाँ पर जो स्थितियां होती हैं वायुमंडल के अंदर वो बहुत समान होती हैं, बहुत अच्छी स्थिति होती है। यहाँ पर जो वायुमंडल के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता, इसलिए वायुयान वगैरह जो हमारे कमर्शियल फ्लाइट्स हैं यहाँ से उड़ते हुए आपको देखे जाएंगे। तो आई होप चित्रों के माध्यम से ओजोन लेयर और वायुमंडल में जो विभिन्न परतें होती हैं उसको आपने समझा होगा। दोस्तों अगर हम अब ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन क्षरण की बात करते हैं तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं यानी कि परावैंगनी किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं, और जो ये हमारी ओजोन लेयर है वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो हानिकारक किरणें हैं उसको विक्षेपित करके सूर्य की तरफ वापस कर देती है, यानी कि पृथ्वी पर नहीं आने देती। तो आप समझिए कि अगर ये ओजोन लेयर का ह्रास होगा यानी डिप्लेशन होगा, इसका क्षरण होगा, तो किस तरह से हानिकारक जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर पहुंचेंगी और यहाँ का जो जीव जंतु है वो उससे बुरी तरह प्रभावित होगा। दोस्तों आप इसकी भयावहता को ऐसे समझिए कि अगर ओजोन लेयर न होती तो हमारी स्किन हो सकता है सूर्य की इन अल्ट्रावायलेट रेजेस की वजह से जल जाती। ठीक है, तो इसलिए आपको ओजोन परत की जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर आपको समझनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है यानी कि ओजोन डिप्लेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो हमने पढ़ा कि ओजोन लेयर पृथ्वी के समताप मंडल में लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गैसीय परत होती है जिसमें ओजोन अणुओं की सघनता अधिक होती है। तो दोस्तों मैक्सिमम बुक्स के अंदर आपको समताप मंडल में ही ओजोन को मेंशन किए हुए मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो गुड ओजोन है वही समताप मंडल में पाई जाती है। एक बैड ओजोन भी होती है जो कि ट्रोपोस्फियर यानी कि उसके निचले स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल के निचले हिस्से में जो हमारा क्षोभ मंडल है उसमें भी उपस्थित होती है। दोस्तों ये जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट यानी कि परावैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है और इससे पृथ्वी पर जीवन की जो रक्षा होती है वो होती है। यदि ये परत दोस्तों न होती तो किरणें त्वचा कैंसर, नेत्र रोग और पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न कर सकती हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया। दोस्तों
ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख कारणों की बात करें तो हमारे घरों में बड़े धड़ल्ले से यूज होने वाली जो सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है तमाम चीजों से उत्पन्न होती है, जिससे आगे हम बात करेंगे। वो एक महत्वपूर्ण गैस है, महत्वपूर्ण जिम्मेदार है ओजोन क्षरण के लिए। इसके जो ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए दोस्तों 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया, जिसने ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर नियंत्रण भी स्थापित किया, जिसमें हम आगे डिटेल में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन है और किगाली प्रोटोकॉल है, उसके बारे में हमने आगे बातचीत की हुई है। अब दोस्तों अगर हम ओजोन लेयर के डिप्लेशन यानी कि क्षरण के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों की बात करें तो उसमें हम मुख्य रूप से दो तरह के कारण देखते हैं, एक प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव जनित कारण। ठीक है, एक तो प्रकृति से किस तरह से ओजोन लेयर को नुकसान होता है, दूसरा हमारी मानवीय गतिविधियां किस तरह से ओजोन परत को के क्षरण में जिम्मेदार हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक कारणों की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ज्वालामुखी जो विस्फोट है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। उससे क्या होता है, उससे जो निकलने वाली गैसें होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये समताप मंडल में जब पहुंचती हैं तो ओजोन के अणुओं को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। तो सीधे सीधे ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो हमारे समताप मंडल में स्थित ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों दूसरा बड़ा कारण है सौर विकिरण। इसकी तीव्रता में परिवर्तन भी ओजोन के निर्माण और विनाश की दर को प्रभावित और करता है। और दूसरी होती है हमारी दोस्तों गैस है जलवाष्प। जलवाष्प और जो मीथेन होती है वो समताप मंडल में जब पहुंचती है तो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ओजोन के संतुलन को बुरी तरह से क्या करती है, प्रभावित करती है। तो आई होप प्राकृतिक कारण जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें आपने समझा। अब आइए हम कुछ मानव जनित कारणों पर बात करें तो मानव जनित कारणों में हम सीएफसीज यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे से जो निकलते हैं उसमें जो है इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल का जो स्प्रे होता है जैसे हमारे परफ्यूम वगैरह, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसीज निकलती हैं जो कि समताप मंडल में जब पहुंचती हैं तो क्लोरीन परमाणु छोड़ते हैं जो ओजोन परत को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। और साथ ही दोस्तों हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसी रसायन भी इसी प्रकार जो है समताप मंडल के अंदर पहुंचकर हमारी जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही दोस्तों मानव जनित गतिविधियों के अंदर उद्योग धंधों से, परिवहन से जो उत्सर्जित हमारी N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, वो ओजोन क्षरण का एक दीर्घकालिक कारण भी बन चुका है। तो हमारी औद्योगिक गतिविधियां, परिवहन, ये सब भी ओजोन क्षरण के लिए सीधे सीधे जिम्मेवार है। तो दोस्तों अब आपने समझ लिया होगा कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जो प्रमुख कारण है उसमें प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं और मानव जनित कारण कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर ओजोन परत के क्षरण में जिम्मेदार कुछ जो कारक गैसें हैं जिसमें सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो है वो किस तरह से ओजोन विघटनकारी क्षमता कितनी रखती हैं, ठीक है, ओजोन विघटनकारी क्षमता कितनी रखती हैं, इनका उपयोग कहाँ-कहाँ हो रहा है, साथ ही वैश्विक तापन क्षमता इनकी कितनी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में ये गैसें किस हद तक कितना जिम्मेदार हैं, उसकी एक सारणी यहाँ पर दी हुई है। आप इसको आराम से वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकिए और इनको वन बाय वन पढ़िए कि ये इनका उपयोग जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ होता है, प्रशीतकों में, सफाई विलायकों में, एरोसोल प्रणोदक में एवं प्लास्टिक फोम निर्माण में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इनका काम होता है, इनका जो है उपयोग होता है। तो ये दोस्तों ओजोन विघटनकारी क्षमता जो है 6 से 10 डीयू रखती हैं। साथ ही वैश्विक तापन क्षमता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में ये किस हद तक जिम्मेदार होती हैं, ये आप यहाँ पर आंकड़ा देख पा रहे हैं। तो इन सभी आंकड़ों को एक-एक करके आप जरूर पढ़ जाएं क्योंकि हो सकता है किसी एग्जाम में इस तरह की बातें आपसे पूछा जाए। अब यहाँ पर देखेंगे कि ओजोन लेयर्स को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें हैं उनमें क्या बोलते हैं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं वो कितना अधिक
नुकसान पहुंचाती हैं, ये एक पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित है। और एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव जनित गतिविधियों से जो गैसें निकलती हैं वो किस हद तक जो है कि हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से आप 28% वाले हिस्से को ये देखेंगे, ये एंथ्रोपोजेनिक्स में आता है CFC 12 के अंतर्गत। तो एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव जनित गतिविधियां जो है हमारे ओजोन क्षरण के लिए बहुत ज्यादा हद तक जिम्मेदार है, तो इन्हें कंट्रोल किए जाने की जरूरत है। तो यहाँ पर सभी आंकड़े जो है कि आप देखते रहेंगे तो आप देखेंगे कि मानव जनित गतिविधियां बहुत अधिक जिम्मेदार हैं। अगर इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 15 3 सिर्फ 18 बनता है। 18% ही नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं या नेचुरल कॉजेज हैं उनसे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है। अदरवाइज हम जो है कि एक बड़ा हिस्सा जो है हमारी एंथ्रोपोजेनिक्स एक्टिविटीज जो होती हैं वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही दोस्तों हम ओजोन परत के विघटन के बाद जो प्रभाव होते हैं उन्हें हमें जरूर समझना चाहिए। क्या प्रभाव होते हैं? तो एक तो ये त्वचा पर जो है कि सीधे सीधे कैंसरकारी प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर ओजोन परत के क्षरण से जब अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होती हैं वो पृथ्वी पर आएंगी तो त्वचा की कोशिकाओं को वो नुकसान पहुंचाएंगी, जिससे मेलानोमा और अन्य तो जो त्वचा कैंसर होते हैं उनका खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही दोस्तों आंखों पर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। अल्ट्रावायलेट वेव से मोतियाबिंद और दृष्टि हानि की संभावना बढ़ जाती है और साथ ही हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उस पर भी असर करती है अल्ट्रावायलेट वेव्स। दोस्तों इससे क्या होते हैं, जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो संक्रमणों का जो खतरा होता है, डिजीज के फैलने की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। साथ ही वनस्पतियों पर अल्ट्रावायलेट वेव्स का प्रभाव होता है। जैसे पौधों के जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है जिनसे उनका सीधा सीधा वृद्धि जुड़ा होता है वो प्रभावित होता है और कृषि उत्पादकता और जैव विविधता भी जो है घटती है ओजोन परत के विघटन से। साथ ही दोस्तों समुद्री जो पारितंत्र है हमारा, आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे स्थिर पारितंत्र हमारा समुद्री पारितंत्र है। इसमें स्थित जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो समुद्र के जीवों के जो है कि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स, उन पर जो है ये बुरा इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन समुद्री खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये समुद्री घास होते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। जब समुद्री घास नहीं होगी तो समुद्री जीव काफी हद तक प्रभावित होंगे, तो समुद्री पारितंत्र जो होता है वो असंतुलित हो जाता है। पशु जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे विशेषकर उभयचर जो हमारी एम्फीबियस जो स्पीसीज होती हैं उनमें अल्ट्रावायलेट के प्रति अत्यंत संवेदनशीलता होती है, जिससे उनकी संख्या में जो है क्या है गिरावट होती है। यानी कि अल्ट्रावायलेट वेव्स जब एम्फीबियस पर पड़ेंगी तो उनकी त्वचा को जला देंगी, तो इससे उनकी जनसंख्या जो है वो ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो है जलवायु परिवर्तन के जो घटित होता है ओजोन लेयर के विघटन की वजह से। तो ओजोन अपघटन होगा तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन प्रणाली जो है वो बुरे तरीके से प्रभावित हो जाती है। अंटार्कटिक ओजोन होल, दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन होल बनने से वैश्विक तापमान वितरण में असंतुलन होता है। आप ये जान लीजिए कि अंटार्कटिका में एक जो ओजोन हॉल पाया जाता है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। देखिए ओजोन प्रभामंडल यानी कि ओजोन होलो। ओजोन हेलो क्या है, यहाँ पर देखिए जब किसी स्थान के ऊपर समताप मंडल में ओजोन का सांद्रण होता है एवं अंदर तथा बाहर की ओर कम होता है तो ऐसी स्थिति को हम ओजोन हेलो या प्रभामंडल बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जो है ओजोन की सघनता देखेंगे और साइड साइड में जो है ओजोन के सांद्रण में कमी आपको देखने को मिलेगी। इसी को हम ओजोन हेलो के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब ओजोन जो वायुमंडलीय ओजोन है उसका मापन कैसे किया जाता है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रीलिम्स वगैरह में सवाल पूछे जाते हैं। तो ओजोन के मापन के लिए जिम्मेदार जो यूनिट्स हैं उनको जरूर जानिए। तो एक तो डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, दूसरा फिल्टर ओजोन मीटर, तो तीसरा है टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इसे जो है ओजोन मापन को डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो ये तीन यंत्र डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, फिल्टर ओजोन मीटर, तीसरा है टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ये तीन जो है यंत्र हैं आप लोग याद रखेंगे, ये ओजोन मापन में जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की जो है 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है, ये बात आप लोग
जरूर ध्यान में रखेंगे। अब ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से कौन से प्रयास किए गए हैं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। तो वियना कन्वेंशन सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम टू द पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों वियना कन्वेंशन जो है ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए 1985 में अपनाया गया और 1988 में ये कार्यविधि में आ गया। साथ ही ये दोस्तों एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है जिसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। सन 2009 में इसे सार्वभौमिक सत्यापन प्राप्त हुआ और ये इस तरह का पहला कन्वेंशन बन गया। ठीक है दोस्तों, सीएफसीज के उपयोग में कमी लाने के लिए बाध्यकारी नियम नहीं बनाता है वियना कन्वेंशन, ये बात आप नोट करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरफ बढ़ते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन परत के क्षरण हेतु जो जिम्मेदार पदार्थ होते हैं उनके उत्पादन और उपभोग में कमी लाने के लिए मुख्य रूप से प्रावधान करता है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन इसको इसको जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसको अपनाया गया और 1989 से प्रभावी रूप से ये कार्य कर रहा है। और यूनेप जो है यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण कार्यक्रम है उसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रोटोकॉल उत्सर्जन के आधार पर क्या है, एक बाध्यकारी प्रोटोकॉल है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के लिए क्या है, एक बाध्यकारी प्रोटोकॉल है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण समझौता है किगाली प्रोटोकॉल। किगाली प्रोटोकॉल के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने रवांडा के किगाली में इस तरह का समझौता किया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये क्या था, एक ऐतिहासिक समझौता था जो कि 21वीं सदी तक 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी लाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया किगाली प्रोटोकॉल के अंतर्गत। किगाली समझौता 1987 के जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जिसमें केवल ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें शामिल थी, उसमें संशोधन करके ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सभी गैसों को इसके अंदर शामिल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। किगाली अरेंजमेंट जो है ग्लोबल टाइमलाइन क्या देता है एचएफसीज रिडक्शन के लिए, वो सभी देशों के आधार पर देख लीजिएगा। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन A2 के देश जो डेवलप्ड कंट्री हैं, साथ ही A5 के देश जो अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बनाया गया। तो ग्रुप 1 में ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं और दूसरा A5 बनाया गया है जो जिसके अंदर अंडर डेवलप्ड मतलब अविकसित देशों में ग्रुप 2 के देश जिसमें इंडिया जैसे प्रमुख देश जिम्मेदार हैं, उनके लिए किस तरह से ग्लोबल टाइमलाइन डिसाइड की गई है एचएफसीज के रिडक्शन के लिए, यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दोस्तों अब आइए क्लास के अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है जो हमारे ओजोन लेयर से संबंधित खासकर भारत के लिहाज से हैं उनको हम थोड़ा सा याद रखेंगे तो हमारे जो पीटी फैक्ट है वो क्लियर होते चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला हमारा फैक्ट ये है कि भारत में ओजोन परत संरक्षण के लिए 1991 में वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर और सत्यापन किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर ओजोन क्षयकारी पदार्थ के संबंध में 1992 में हस्ताक्षर किया। ठीक है, और भारत ने दोस्तों कोपेनहेगन, मॉन्ट्रियल एवं बीजिंग संशोधन में 2003 में इसे सत्यापित किया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो भारत ने वियना कन्वेंशन पर 1991 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1992 में हस्ताक्षर किया और कोपेनहेगन, मॉन्ट्रियल एवं बीजिंग संशोधन 2003 में सत्यापित कर दिया। 1993 से दोस्तों भारत सरकार द्वारा ओजोन विघटनकारी पदार्थों को धीरे धीरे बाहर करने में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब दोस्तों फ्लोरिनेटेड गैस क्या होती है इसको समझिए। एक जो है ओजोन विघटनकारी गैसों के विकल्प के रूप में फ्लोरिनेटेड गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा ओजोन का विघटन अत्यंत कम होता है, परंतु इनकी वैश्विक तापन क्षमता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की अपेक्षा काफी उच्च होती है। ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की परावैंगनिक किरणों के साथ अभिक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। समताप मंडल में इसी प्रक्रिया द्वारा दोस्तों ओजोन का क्या होता है, निर्माण होता रहता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास जो है पूरी होती है और इस क्लास के अंदर ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव, कारण और उससे होने वाले जो भी इंपॉर्टेंट प्रभाव हैं वो चाहे जीवों पर हैं, वनस्पति पर हैं, उन सभी चीजों को हमने विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया। दोस्तों आपसे एक सवाल है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है,
ठीक है, आपसे ये सवाल है कि विश्व ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर कमेंट बॉक्स में जो भी बंदा या बच्चा हमारा स्टूडेंट सही जवाब देता है, उसका स्क्रीनशॉट हम अगले वीडियो में हम शामिल करके उन्हें अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, ये जो एनवायरनमेंट पे इनकी अमुक व्यक्ति की पकड़ अच्छी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।